सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेज़ी के साथ रिकवर हो रही है। आज भी मार्केट में खासी तेज़ी रही और मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर अच्छे खासे पॉइंट्स का हमने इजाफा भी देखा। मार्केट ने आज आगाज़ भी अच्छा लिया और सियासी जो एक गैर यकीनी थी उसके ख़त्म होते ही मार्केट हमें एक बार फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। आज कारोबार का आगाज़ किस तरह से हुआ, तमाम दिन क्या सूरत हाल रही, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइएगा आज कितने पॉइंट्स खा गया और लगातार दूसरा दिन था कि मार्केट आगे बड़ा अच्छा चली है। और कफील से भी हम जानेंगे आगे चलकर के स्टॉक मार्केट में आज जो तेज़ी रही अब इसके आने वाले दिनों में क्या असरात रहेंगे, चूँकि आज तकरीबन 355 पॉइंट्स का जो इजाफा था वो हमने देखा, जो कि एक बेहतर फिगर था, चूँकि पिछले हफ्तों में हमने मार्केट को खासा नीचे जाता भी देखा था। तो आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, ये उम्मीद भी की जा रही है। और जो रिकवरी और स्टेबिलिटी है वो भी सरमायाकारों के लिए बड़ी बेहतरीन है। और जो सरमायाकारी का रुझान है वो म्यूचुअल फंड में भी हम खासा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड काम किस तरह से करता है और क्या छोटी सी रकम से भी इसमें सरमायाकारी की जा सकती है, इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या होते हैं और कितनी सेफ सरमायाकारी इसमें होती है। अगर जो नए सरमायाकार हैं वो इसकी जानिब आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनका समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके फ़वाइद और नुकसानात पर हम गुफ्तगू करेंगे। नसीम बेग साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आरिफ हबीब कंसल्टेंसी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो म्यूचुअल फंड है ये काम किस तरह करता है एक आम आदमी के समझने के लिए, अगर आप आसान अल्फाज में बता सकें इसके फ़वाइद क्या होते हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं। ठीक है, आसान एक तरीका यह समझने का कि बहुत से लोग मिलकर पैसा जमा कर लें और वो किसी एक माहिर को हायर कर लें एज मैनेजर के, जी आप हमारे लिए ये पैसे लगाओ आगे मार्केट में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो एक तो सिंपल तरीका ये कि आप से 10 दोस्त इकट्ठे हुए और ने एक बंदे को हायर किया जिसकी महारत है और कहा कि भाई तुम ये काम करो, और जाहिर है उसको जो भी फिर वो उसका एवज में तनख्वाह वगैरह देंगे। ये तो मैंने एक सिंपल सी मिसाल दे दी। अब इसको बढ़ा लें कि हज़ारों लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं वो इकट्ठे होकर यही काम करने की कोशिश करें, तो उसके लिए फिर SECP ने एक लाइसेंस्ड एंटिटी अलाउ की है जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, जिनको अलाउड होता है कि भाई आप म्यूचुअल फंड लॉन्च करें, उसमें लोगों को ले आएँ जो आना चाहे और वो जिस वक्त आना चाहे उस रोज़ जो भी उस पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी मार्केट के बेस पे उस पर वो एंटर कर लेंगे और महीने बाद, 10 दिन बाद, 10 साल बाद वो जब निकलना चाहें तो उस रोज़ जो भी मार्केट में उसी उन शेयर्स वगैरह की वैल्यू होगी वो उसकी बेसिस पे उस वक्त उनका हिसाब हो जाएगा। जाहिर है इस दौरान वो शेयर्स हैं या जो भी है वो रद्द-बदल होते रहेंगे, तो उस वक्त की जो वैल्यू होगी। तो इसमें फिर दो नौयत की ब्रॉड नौयत है कि एक जो कंपनियों के शेयर्स में हिस्सेदार बनते हैं, तो उसमें जो स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा जाता है, जो भी उस वक्त दाम चल रहा होता है उसको फंड मैनेजर देखता है कि उसकी नज़र में जो कंपनी आगे कमा के देगी उसे मद्देनज़र रखते हुए ये जो शेयर खरीदने उसके मुनासिब दाम हैं कि नहीं। तो ये आप समझ लें कि आपको उसने इस तरह खरीद के रख लिया आपके लिए। उसके बाद जिस वक्त वो बेचने जाएगा वो भी यही देखेगा कि भाई अब ये किस कीमत पे शेयर चल रहा है और क्या ये जो उसकी एक मुनासिब दाम बनता है उसे बढ़ तो नहीं गया तो वो बेच देगा, या अगर कुछ लोग आ गए कि भाई हमारा पैसा वापस कर दो तो उतने शेयर वो बेचकर मार्केट से वापस कर देगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये पहलू ये है कि जो रिस्क होता है कि भाई कितना मैं सेफ हूँ नहीं हूँ। तो कंपनियों के जब आप शेयर्स लेते हैं उसमें उतार चढ़ाव मोमेंट टू मोमेंट हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, डे टू डे हो रहा है, महीने के महीने हो रहा है। इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि ये किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। कि तो नसीम साहब इसका मतलब कि इसमें फ़ायदा भी होता है और कभी कभी इसमें नुकसान भी हो जाता है। तो अब एक इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए करता है। एक क्लैरिटी दे दूं कि ये देखा गया है कि अगर आप तवील अरसे के लिए इसको होल्ड करेंगे, 10 साल 15 साल कुछ लेके छोड़ दो, उसमें नुकसान के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं, मुनाफे के बहुत ज़्यादा इम्कानात। अच्छा, और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ये इसका तयन वो मैनेजर जिसको हायर किया जाता है वो करता है या इन्वेस्टर खुद करता है? चूंकि इन्वेस्टर का तो जो मकसद होता है उसे प्रॉफिट हासिल करना होता है।
आप तो जाते हो म्यूचुअल फंड वाले पास, उससे कहते हो भाई ये मैंने शेयर्स वाले फंड में लगाना है। अच्छा। दूसरा ये तरीका है कि उसे आप कहो कि नहीं भाई मैं शेयर्स तो मुझे नहीं, तब हालांकि जिस तरह आपने समझाया कि लॉन्ग टर्म में लगा लो, लेकिन मेरा तो लॉन्ग टर्म का है नहीं, मुझे तो 4-6 महीने बाद शायद पैसों की ज़रूरत पड़े। तो फिर उसके लिए ये इनकम फंड और मनी मार्केट फंड होते हैं, जिसमें वो ये ट्रेजरी बिल्स में और मजीद इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें लगा लेते हैं। उनमें इस तरह का कीमत में उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो आपके उससे लगा दिए और वो फिर जितने दिन आपका पैसा लगा रहा उतने दिन की कमाई आपको मिल जाएगी जब आप लेके जाओगे पैसे। तो ये शॉर्ट टर्म वाले जो होता है, जिसको ये अंदाज़ा नहीं है कि भी मैं 5 साल रख सकूंगा, 10 साल रख सकूंगा, वो कह रहा है भाई मुझे शायद किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फिर रिस्की हो जाएगा कि आपने शेयर्स पे डिपेंड किया, जिस रोज़ बेचने गए उस रोज़ मार्केट गिरी हुई है। इस वाले में जो मनी मार्केट या इनकम फंड है उसमें इस चीज़ के इम्कानात नहीं होते हैं। और नसीम साहब, जो बेहतरीन म्यूचुअल फंड है वो उसका इंतखाब कैसे किया जाए कि जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जा सके? उसके लिए किसी स्पेशल कंसल्टेंट की ही सर्विसेज हासिल की जाए या फिर वो कोई आम सरमाकार खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है, असेसमेंट कर सकता है? म्यूचुअल फंड की पूरी एक एसोसिएशन है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, MUFAP, मुफाप। उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको जितने भी फंड मैनेजर्स की एसेट मैनेजमेंट जो लाइसेंस्ड हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के, और जिनको वक्तन फवक्तन वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है, उनके ऊपर निगरानी रखती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। और ये बहुत जो लोग वहाँ पर रखे जाते हैं सीनियर, उनको भी उनकी छानबीन करती है, तो बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेटेड है। इसमें किसी किस्म का कोई गलत नहीं होता है आपके साथ। हाँ, एक मैनेजर का दूसरे मैनेजर से डिसीजन मेकिंग में फर्क आ सकता है, तो वो आप वेबसाइट से जाके देखेंगे कि पिछले चंद सालों में किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई, आप उनमें से एक में या 2 या 3 के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। आजकल ऑनलाइन भी फैसिलिटेट हो जाता है कि आपने ऑनलाइन ही ऐप खोल ली, ये अपने फ़ोन पर ऐप से अकाउंट खोल लिया। एक कम रकम तक के लिए तो जिस तरह ये बैंकिंग में होता है कि अगर आपने साल में 8-10 लाख से कम का काम करना है तो आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड से अपना अकाउंट। तो नसीम साहब, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है ये तो 5,000 से भी हो रही है, इनिशियल 10,000 से भी हो रही है। अगर ये इतनी छोटी रकम के साथ कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो उसमें भी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो उतना ही होता है जितना ये 6 फिगर्स में या आगे मिलियंस में होता है? उसमें हर एक का उतना ही हिस्सा है। अगर मैंने एक इनकम फंड में डालें तो जितने और लोग हैं इनकम फंड में, किसी ने शायद 10 लाख लगाए हों, 1 करोड़ लगाए हों, मैंने 5,000 लगाए हैं, उन सब का जो जितना उनका बनता है हिस्सा उस हिसाब से वो मिलेगा। तो ये या इक्विटी फंड में वही चीज़ होगी। तो इसमें बड़े छोटे का कोई फ़र्क नहीं होता है। आप जो जिसके पास कम पैसा है वो कम लगा ले, वक्तन फवक्तन लगा ले, हर महीने लगा ले, वो उसकी मर्जी है। सही। और नसीम साहब, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी नज़र में है क्या कि आपका पैसा एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा हुआ है, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन इसमें फिर इन्वेस्टमेंट एक ह्यूज वॉल्यूम की हो तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है, या ये छोटे छोटे अमाउंट लगा के भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? जितनी अमाउंट है वह उसी को इन्वेस्ट कर सकते हो ना। अगर मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए साल में सिर्फ 1 लाख रुपए मैं जमा कर पाऊंगा तो फिर मुझे 1 लाख पे फ़ायदा मिलेगा। जिसके पास मीन्स है कि वो 1 करोड़ लगा ले, उसको 1 करोड़ पे फ़ायदा मिलेगा। अब ये तो आपके ऊपर मुयसर है ना कि अगर मेरी तनख्वाह महीने की लाख रुपए है और मैं सोचूं कि भी मैं 10,000 लगा सकता हूँ हर महीने, तो मुझे फिर वो 10,000 जो मैं लगाता रहूँगा उसके ऊपर फ़ायदा होगा। और नज़ीर साहब, जब वो रकम इन्वेस्टर को वापस चाहिए होगी तो एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि वो कोई हिडन चार्जेस भी होते हैं, कोई सर्विस चार्जेस भी होते हैं और वापस आपको वो बड़ी कटौती के साथ मिलती है। आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट सेफ एंड सिक्योर होता है? जी देखिए, जो होता है कि आपको पहले से बता दिया जाता है कि अगर आप फर्ज कीजिए 1,000 रुपया लगा रहे हो तो इसमें आपको 20 रुपए हम कुछ सर्विस चार्जेस ले रहे हैं डे 1 से, ठीक, वो आपके पैसे लग गए। अब वो उसके बाद ये होगा कि जो जितने पैसे आपके 1,000 रुपए के लगे हुए हैं, अगर फंड मैनेजर ने उसमें भी डिक्लेयर किया कि भाई सालाना मैं इस पे 1% फीस ले लूंगा फर्ज कीजिए, तो आपके 1,000 रुपए पे उनको 1% फीस मिल जाएगी और आपके वो 1,000 रुपये अगर उसने 10% कमा लिए तो आपको नेट 9% की कमाई मिल जाएगी। ये होगा।
ठीक है। और नज़ीम साहब, अगर हम इसको जो बैंक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेफ डिपॉजिट्स में रखते हैं, अगर उस इन्वेस्टमेंट के साथ हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ के प्रॉफिट्स और बैंकिंग प्रॉफिट्स, फिर दोनों में कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी नज़र में बेहतर है? जी देखें, बैंक में आप रखते हो तो बैंक का जो भी डिपॉजिट रेट चल रहा होता है वो अमूमन बैंक ये सोच के करता है कि भी मैं डिपॉजिटर को इतना दूंगा, आगे मैं अगर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में लगाऊंगा तो मुझे इतना मिलेगा, तो कुछ मैं फ़र्क रखूंगा कि मैं भी कमाऊं। अच्छा, उसमें होता ही है कि जिस तरह अगर बैंक समझता है कि उसको 15% की कमाई होगी और वो आपको अगर दे देता है 10, तो 5 का जो गैप है उससे पूरा बैंक चलाना है, उसके बैंक की ब्रांचेस को खर्चा पूरा करना है, सब कुछ करना है ना, इतना बड़ा अमला रखते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा अमला नहीं होता है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वो आप एवरेज 1 से 2% के उस गैप पे भी वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO कार्टेंसी के, और कह रहे थे कि बहुत छोटी रकम से भी ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और अच्छी खासी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट वो होती है। और किसी भी मुल्क की मईशत में जो बैरूनी सरमाकारी है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और रवा साल 2023 और 24 की पहली शशमाही के दौरान, यानी पहले 6 माह के दौरान, मुल्क में मजमूई तौर पर 22 करोड़ 51 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी हुई है। अब सरमाकारी बोर्ड की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुजात मुबारक साहब, और उनसे हम जानेंगे कि जो गैर मुल्की सरमाकारी है ये दरअसल किसी भी मुल्क की इकॉनमी में कितनी ज़रूरी होती है और पाकिस्तान को इस वक्त इस तरह की सरमाकारी की कितनी ज़रूरत है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो फिगर्स इस वक्त हमारे सामने 6 माह के आए, 22 करोड़ डॉलर की जो बैरूनी सरमाकारी आई है, ये जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो चैलेंजेस हैं, उससे निपटने के लिए आपको लगता है काफ़ी है या अभी मजीद कैपेसिटी है और इसको एनहेंस करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अभी बैरून मुल्क जो FDI है वो पाकिस्तान में आना शुरू हुए हैं और आ रहे हैं। जाहिर है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप होगा, लेकिन जाहिर है ये इट्स नॉट एडिकेट, ये काफ़ी नहीं है। हमें और ज़्यादा बैरून मुल्क जो सरमायाकारी है वो हमें चाहिए होगी, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए हमारे जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको ऊपर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल ये कि इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए बैनुल-अक़वामी जो बड़ी मईशतें हैं, जो उनको इश्यूज़ दरकार हैं या जो वो इशू दरपेश हैं, उसके सामने रखते हुए ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क सरमायाकारी आ रही है। और जैसे कि अभी रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी और बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है खुशाइन बात है। और एक चीज़ मैं आपको गोशगुजार कर दूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी मसाइल हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। मैं इस वक्त अभी UK में बैठा हुआ हूँ, तो UK की मईशत भी रिसेशन का शिकार है। और अगर आप देखें तो बैनुल-अक़वामी जो मईशतें हैं वो भी रिसेशन का शिकार हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत में बैरून मुल्क सरमाया जो FDI है वो आना एक अच्छी खबर है। और मेरा ख्याल ये है कि इसको पॉजिटिवली हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये FDI में इजाफा होता है अगर हम IMF के प्रोग्राम में हों, और अगर IMF के प्रोग्राम में ना हो तो फिर जो दूसरे ममालिक होते हैं, दीगर ममालिक इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उनका क्या एतमाद कम हो जाता है? और फिर आने वाला जो IMF का प्रोग्राम है फिर वो इस हवाले से कितनी अहमियत का हामिल होगा? अपने टारगेट्स तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से पूरे कर लिए हैं। देखिए, एक बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि FD जो IMF से हम जो भी पैसे ले रहे होते हैं, डॉलर्स या जो कर्जा लेते हैं, वो कर्जे से ज़्यादा एतमाद होता है। कि जाहिर है कि अगर FDI IMF किसी मुल्क को लेंड करेगा तो उसका मतलब ये है कि IMF का उस मुल्क के ऊपर एतमाद है, और वो एतमाद रिफ्लेक्ट करता है दूसरे जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं या दूसरे मुल्क हैं या दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक सहारा देता है कि हाँ, ये एक मुल्क जिसको IMF जैसा बड़ा इदारा कर्जा दे रहा है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं और यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि IMF से कर्जा लेना, अगर हमें बहुत ज़्यादा इनफ्लो कहीं और से भी आ जाए, इसके बावजूद भी IMF की एक स्टैम्प लगवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की मईशत पे दूसरे मुल्कों का एतमाद बढ़ेगा। तो ये कर्जा ही सिर्फ नहीं होता, ये एतमाद का लेना भी बड़ा एक ज़रूरी अमर होता है। और इसीलिए गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से IMF को इंगेज करके रखें। उनसे एतमाद अगर हमारे पास हासिल हो जाएगा तो जाहिर है कि दूसरे मुल्कों को, दूसरे मल्टीलैटरल एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन
कंडीशन को हम कह सकते हैं जी देखिए IMF ने हमें लेंड किया है, हम IMF के प्रोग्राम में उस प्रोग्राम को हमने बेहतर तरीके से मुकम्मल किया और आप भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और शुजात साहब, ये ज़ाहिर है ये एतमाद हासिल करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है फिर पूरी कौम को, वो बड़ी मुश्किल होती है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस IMF की होती हैं वो जिस तरह से एक बोझ की सूरत में आवाम पर लाद दी जाती हैं। अब जिस तरह से टैक्स कलेक्शन बढ़ाया जा रहा है, टैक्स नेट में उस हद तक इजाफा नहीं हो रहा। पावर सेक्टर में जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर उसका टैरिफ बढ़ता जा रहा है। फिर जो जब भी बैरूनी पेमेंट्स करनी होती हैं तो उसका बोझ भी हम किसी ना किसी तरह एक आम आदमी पर महंगाई की सूरत में, इन्फ्लेशन की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में देखते हैं। तो ये इसका कहीं कोई हल आपकी नज़र में मौजूद है? जी बिल्कुल, देखें एक बात तो ये हमें समझना चाहिए कि, और ये बड़ी तल्ख बात होगी, इससे अक्सर लोग डिसएग्री भी करते हैं जो आम लोग हैं, लेकिन हमारा IMF के बगैर अभी गुजारा नहीं है। पाकिस्तानी मईशत जिस लेवल पे है, हमें IMF की तरफ जाना होगा, और अगर हम IMF की तरफ नहीं जाते तो फिर ये वही होगा जो हमारे इमरान खान साहब के शुरू के दौर में हुआ था कि हमने IMF को ना, हमने कहा जी हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, डिले किया, और महंगाई और जो दूसरे हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो ज़्यादा ख़राब हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम IMF की तरफ जाते हैं तो हमें ज़ाहिर है हमारी माशी हालत कुछ बेहतर होगी, अवाम पे बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन अगर हम नहीं जाते तो वो जो बोझ बढ़ेगा उससे कहीं ज़्यादा होगा कि अगर हम IMF की तरफ चले जाएं। एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जब तक अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाता, आपके प्रोग्राम में मैं कई सालों से, दूसरे जो माहिरीन है वो भी ये कहते आ रहे हैं कि बजाय इसके कि हम अपने एग्जिस्टिंग सैलरीड क्लास लोगों को टैक्स करें, हमें अपना टैक्स बेस बढ़ाना होगा। और जब तक हम अपने डायरेक्ट टैक्सेस के बेस को नहीं बढ़ाते, हम उस वक्त तक इस तरह की जो चीज़ें, और उस वक्त तक माशी मसाइल और स्पेशली महंगाई का शिकार तो रहेंगे। इसके अलावा हमें IMF के प्रोग्राम से भी इस पर छुटकारा नहीं हासिल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद बहरानी कैफियत में मुब्तला है और इस हवाले से सनतकार भी बहुत परेशान है। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, भी रखे गए कि एनर्जी सेक्टर में जो टैरिफ बार बार बढ़ाया जाता है, कीमतें बढ़ाने की वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनका बढ़ता जा रहा है। जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो पूरे करना मुश्किल हो रहा है। मजीद क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके और क्या मुश्किलात हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। साकिब फैयाज साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं FECCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं और बुनियादी तौर पर जो वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दरहकीकत हैं क्या? आप लोगों को जो बढ़ते हुए टैरिफ हैं उनसे इशूज़ हैं, हुकूमत के साथ बैठकर कहीं कोई बातचीत हुई है इस सिलसिले में? अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपने वहाँ तक पहुँचाए, कोई जवाब आपको आया? देखें, हमारी जो है वो कल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमें बहुत ही सीरियस किस्म की इश्यूज जो है हम लोग फेस कर रहे थे इंडस्ट्रीज की तरफ से, और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से हमें कंप्लेंट्स आ रही थी और हमें ये बोला जा रहा था कि जो मौजूदा जो एनर्जी के टैरिफ्स हैं इन पे किसी किस्म की भी इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जिनकी ज़्यादातर का जो रॉ मटेरियल अगर उसकी कॉस्ट का ज़्यादातर हिस्सा वो बिजली के ऊपर है या गैस के ऊपर है, तो वो वाली प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल अनकम्पिटिटिव होती जा रही हैं। और हमारे जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं उनके यहाँ जो बिजली की जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हमारे यहाँ 16 सेंट है बिजली की प्राइस है, और उनके यहाँ जो है जो बांग्लादेश में है वो 8.6 सेंट है, इंडिया में 10.8 सेंट है, और वियतनाम में जो है वो 8 सेंट है। तो जो हमारे ये इंटरनेशनल कंपेटिटर्स हैं वो जब इस कीमत के ऊपर वो बिजली हासिल कर रहे हैं और जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो ऊपर हो रही है और हम बिल्कुल compete नहीं कर पा रहे, इससे हमें खतरा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय या इवन स्टेबल रहने के बजाय मजीद गिर जाएगी हमारी एक्सपोर्ट। तो ये कंसर्न की आगाही के लिए हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर उसमें हमने ये भी कहा कि जो
गैस की प्राइसेस हैं वो साल में दूसरी मर्तबा उसको बढ़ा दिया गया है। तो अगर इस तरह होगा तो मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, हमारी एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जब वो गौहर इजाज साहब आए थे, फेडरेशन उनका विजिट था, वो हमसे वादा करके गए थे कि जो कॉमर्स मिनिस्टर थे केयर टेकर हुकूमत में, तो उन्होंने हमें ये कहा कि 9 सेंट के ऊपर हम आपको बिजली देंगे। तो हम उसी उम्मीद के ऊपर थे और इधर एक इत्मीनान की लहर और एक इत्मीनान की फिजा बन गई थी कि इसमें हमें 9 सेंट के ऊपर बिजली मिल जाएगी तो हमारी इंडस्ट्री जो है और हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खास तौर पे जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो फिर से मार्केट में कंपेटिटिव हो जाएगी। तो साकिब साहब, ज़ाहिर है लेकिन अभी तक वो चीज रह गए और नहीं वो तो ज़ाहिर है चूंकि नई कैबिनेट आएगी, नए मिनिस्टर आएंगे, फिर वो आपके पास आएंगे। अब आप लोग की भी डिमांड है कि 2005 की जो गैस तकसीम की पॉलिसी है उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। अगर ये अमल दरामद शुरू होता है तो उससे कितना फायदा हो सकता है इस वक्त इंडस्ट्री को? देखिए, अगर हमें आजकल जो है कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता कि जब तक वो एनर्जी एफिशिएंट ना हो। और अगर हम एनर्जी एफिशिएंट होंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज आगे चलेंगी, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो आगे बढ़ेगी। इवन जो लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं हमारी, वो भी हमारी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगी। तो ऐसा ना हो कि कहीं उन चीजों को भी हमें इंपोर्ट करना पड़े। अभी कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, कोई चीज भी एक्सपोर्ट करने के लिए, वो बहुत सारी चीजें वो इधर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती हैं। अगर यहाँ पर अगर एनर्जी इतनी महंगी हो गई तो वो भी हो सकता है कि जो वो इधर के रॉ मटेरियल जो वो इधर से अपनी परचेज करती हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। अगर ऐसे हो गया तो हमारी इधर की लोकल इंडस्ट्रीज को भी ये शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। और साकिब साहब, ये एनर्जी के प्राइसेस अगर फौरी तौर पर हुकूमत के लिए कम करना मुमकिन नहीं है तो कुछ और ऑल्टरनेट स्टेप्स ऐसे हैं कि सनतकारों को रिलीफ दिया जा सके? जैसे अगर एक्सपोर्टर्स का जो रिफंड की अदायगी का इशू है, जो उसमें डिले होता है, अगर वो मसला हल हो जाए, जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत हाई किया हुआ है बैंक्स की जानिब से, अगर उस इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके तो ये इस तरह के स्टेप्स लेकर किसी हद तक रिलीफ दिया जा सकता है इंडस्ट्रियलिस्ट को? देखिए, ये इसके इंस्टेड ऑफ जो आप अगर कहें कि ये एनर्जी प्राइसेस नहीं कम कर सकते तो उसको वो कर दें, वो भी करना है। अच्छा। अगर वो नहीं करेंगे, हमें साथ में एनर्जी की प्राइसेस भी कम करनी होंगी और हमें जो दूसरे मेजर्स जो है वो भी लेने होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, हमें अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट कम करनी होगी, हमें अपना इंटरेस्ट रेट कम करना होगा। ऐसे हो नहीं सकता कि इन इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री चल सके। तो हमें ये सारी चीजें ये उसके साथ साथ करनी होगी। हम ये मुतालबा नहीं कर रहे कि अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर दें। हमने एक उधर ये भी उनको तजवीज पेश की थी कि सोलर एनर्जी जो है उसमें हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो है वो 50% पर आती है। तो हमें जो है वो 1 किलोवाट की अभी तक इजाजत है कि अगर किसी के पास 1 किलोवाट तक की अगर वो सोलर इक्विपमेंट अपने लगाता है तो उसको नेट मीटरिंग की इजाजत है। हम ये चाहते हैं कि उसको कोई भी लिमिट ना रखा जाए। अगर कोई इंडस्ट्री अपनी सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहती है और उसको वो कॉस्ट कम पड़ गया है तो उसको इजाजत वो दे दी जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो सके, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में आ सके। तो साकिब साहब, ये जब गौहर इजाज साहब आए और उन्होंने 9 सेंट पर ये बिजली की कीमत तय करने की बात की, तो उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद आप लोगों ने दोबारा उनसे रब्ता किया, फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आया और जो बाकी ये स्टेप्स थे ये उनके सामने रखे गए थे, ये तजवीज़ उनको दी गई थी कि कम से कम जो फौरी तौर पर हो सकता है उस पर तो अमल दरामद करवाएं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने भी उनसे रब्ता किया और उन्होंने हमें यही बोला कि अभी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है ये अप्रूव हो जाएगा और हम आपको बताएंगे। हम भी ये इसी इंतजार में बैठे रहे कि अभी ये होगा और फिर हम लोग इसको जो है वो एंड की जो वो खुशखबरी सुना के गए हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो फिर से चल पड़ेंगी, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। इसके अंदर अब हमें देखें, इसमें जो सबसे पहले आगे जो अब सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर एनर्जी कम नहीं होती तो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, अब जो गवर्नमेंट बनने जा
आ रही है और जो आगे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनने जा रही है, हम ये समझते हैं कि अब इस गवर्नमेंट को जो है वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर साइन करना चाहिए और तमाम इंडस्ट्रीज की और तमाम इकोनॉमी पॉलिसीज बनानी चाहिए उसके अंदर। और वो इकोनॉमी पॉलिसीज जो है वो 20 साल के लिए फिक्स कर दें। अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, अगर कोई एनर्जी पॉलिसी बनाते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाते हैं, अगर किसी भी ट्रेड की पॉलिसी बनाते हैं, तो वो उन पॉलिसीज बनाएं उस चार्टर ऑफ इकोनॉमी में और पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लें कि ये 20 साल के लिए फिक्स हो गई हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए वो ये इकोनॉमी पॉलिसीज चलती रहेंगी। अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो इधर एक बहुत ही अच्छी फिजा कायम हो जाएगी, एक जो है एक फ्रेंडली बिजनेस एटमॉस्फेयर कायम हो जाएगा और लोगों का एतमाद बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का एतमाद बढ़ेगा और लोग इधर इंडस्ट्रीज लगाएंगे और इधर अपना तो कारोबार कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपना ये एक तजवीज हमारी तरफ से कि ये होना चाहिए। प्रोग्राम के जरिए भी हुक्काम बाला तक आपकी आवाज़ जा रही है। तो अभी तक जो आने वाली हुकूमत है, जो उनकी इकोनॉमिक टीम्स अभी ज़ाहिर बननी है, लेकिन वो चंद एक नाम हर जगह से सामने आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों से या जो माजी में इकोनॉमिक टीम्स का पार्ट रह चुके हैं उन लोगों से आपने रब्ता किया कि आते ही फौरी तौर पर ये इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए भी मौशी चैलेंजेस पहले ही सर उठाए खड़े हैं? अभी तक जब तक कोई चीज भी कोई नाम फाइनल नहीं हो जाते या जो भी चीज नहीं हो जाती, हमारा उनसे तो राब्ता नहीं है, लेकिन उनकी लीडरशिप से हमारा राब्ता है और हमने उनको यही बोला है और यही तजावीज पेश की हैं कि जब आप लोग आए तो आप इसको ये देखें, इंटरेस्ट रेट को देखें, एनर्जी की प्राइसेस को देखें और सबसे बड़ी बात कि स्टेबिलिटी को देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखें, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंटिन्यूटी चाहिए होती है और कंटिन्यूटी अगर एक बिजनेसमैन को मिल जाती है और उनकी पॉलिसीज को, तो फिर मेरे ख्याल में हर चीज बेहतरी की तरफ आ सकती है। सर, और ये जो ज़ाहिर जो एनर्जी प्राइसेस हैं उसमें सिर्फ बिजली शामिल नहीं है बल्कि गैस भी शामिल है, तो जो गैस का टैरिफ है उसमें भी कमी के मुतालबात आप लोगों ने रखे, जो ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत थी उसी के मुताबिक सबसे फिर वो यकसा तौर पर वसूल की जाए? नहीं, हमारी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो गैस के ऊपर भी हम लोगों ने जो है वो यही मुतालबा रखा है कि 2 साल में 2 मरतबा आप लोगों ने इसकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी हैं। तो मतलब इस तरह जो है वो नहीं हो सकता। बिजली मतलब एनर्जी जब आ जाती है तो एनर्जी में गैस भी आ जाती है और उसमें बिजली भी आ जाती है और उसमें जो है वो एक्चुअली तो पानी भी आ जाता है। पानी ऑल्सो वी यूज एज ए एनर्जी इन अवर इंडस्ट्री। तो इन सब चीजों को मिला के जो है वो हम लोग जो कहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, तो उसमें गैस और बिजली दोनों है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब फयाज साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट FPCCI हमारे साथ मौजूद थे। कल अपने तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने रखे थे सबके सामने और आज भी इस प्रोग्राम के जरिए अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।